लो तो देखो अपन देखो क्या चल रहा था अपना। वो चल रहा था ना, अरे ऑप्टिक्स तो पहले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बिहेव के। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में ही है ना। अरे देखो इधर नेगेटिव चार्जेस रहे है ना, ये पॉजिटिव चार्जेस प्लेट है, ठीक है। इधर हवा है और ये क्या पड़ा है, पदार्थ पड़ा है के, ठीक है। अब समझो, देखो इधर हवा है तो इधर का विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E1 होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। इधर और इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र कहाँ होगा, इसके अंदर का विद्युत क्षेत्र इसकी विपरीत दिशा में होगा और कितना होगा, E2 होगा, वो होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के होगा, होगा कि नहीं होगा, ये अपन को पता है। अरे ई नेट है ये, ई नेट क्या होता है, ई बाय बाई के, और ये कितनी दूरी है भाई, ये दूरी है d/2 और ये दूरी है d/2, यानी आधी दूरी में है ये प्लेट, किसमें है, आधी दूरी में है। थोड़ा समझो सही चित्र को, मैं एक बार सही बना दूं, सही बना दूं चित्र को, तो सही बना लेते हैं चलो। यार मेरी ड्राइंग खराब है और तुम्हारी तरह नहीं है कि सुंदर सुंदर चित्र बना दूं। ये नेगेटिव प्लेट है ना, ये के है और ये हवा है, हवा के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र है E1 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो अंदर का इसकी डायरेक्शन किधर होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इधर की तरफ। अब इसमें देखो, इसमें क्या आएगा, नेगेटिव इधर आएगा, पॉजिटिव इधर आएगा, बराबर। इसकी डायरेक्शन होगी इधर, E2 वो होगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के, ये अपन जानते हैं, है ना। अब देखो ये d/2 दूरी पर है, ये भी d/2 दूरी का है, ठीक है। अब देखो मेरी बात समझो, चित्र तो मैं समझ आ चुका है बिल्कुल। अब अपन को करना क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि विभव तथा दूरी के बीच ग्राफ बनाओ, विभव तथा दूरी के बीच, है ना। तो देखो इधर विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना, इधर विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा इसी के नीचे, ये रहा, और ये ग्राफ का ये बीच का पॉइंट होगा, ठीक है। ये विभव होगा और ये दूरी होगी, डिस्टेंस, ठीक है, दूरी x मान लो, x दूरी, ठीक है। तो ये दूरी कितनी हो गई, d/2 दूरी, और ये भी d/2 दूरी, ठीक है। ग्राफ बनाऊंगा मैं यहीं पर इसके नीचे जस्ट। तो देखो अपन को क्या दिया गया है, विद्युत क्षेत्र दिया गया है, और विभव और विद्युत क्षेत्र का संबंध होता है B बराबर माइनस EDR। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र परिवर्तन है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है कि नहीं है। अरे विद्युत क्षेत्र परिवर्तित है कि नहीं है, तो देखो अब यहाँ dV बराबर माइनस EDR लेंगे। अब dV बराबर माइनस EDX, dx के सापेक्ष परिवर्तन, क्या है ये, dx के सापेक्ष परिवर्तन। तो देखो V1 क्या है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा, सॉरी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट dx, है ना, dx। और दूसरा क्या है, V2 है माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 2 नहीं, एप्सिलॉन नॉट के dx। देखो ये परिवर्तित हुआ है सिर्फ, यानी v समानुपाती आ रहा है dx के, v समानुपाती dx के है, तो एक सीधा रेखा का ग्राफ बनेगा, कैसे बनेगा, स्लोप, सीधी लाइन की स्लोप बनेगी, लेकिन जो इसकी स्लोप है वो नेगेटिव है। ये क्या है, स्लोप इसकी क्या है भाई, स्लोप नेगेटिव है ना, यानी dv बाई माइनस EDX, इसमें जो ये है y बराबर माइनस mx है, तो m क्या है इसकी स्लोप, जो क्या है e, और इसकी जो परिमाण कैसा है, नेगेटिव है। कैसी है स्लोप, नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप का मतलब है tan थीटा क्या होगा, tan थीटा इज ग्रेटर देन 1 होगा, एक से ज्यादा होगा tan थीटा, और थीटा का मान क्या होगा, 90 से ज्यादा होना चाहिए। थीटा का मान 90 से ज्यादा, तो देखो दो ही स्लोप बनती है अपने पास, एक तो स्लोप ऐसी बनती है, इसमें थीटा का मान क्या होता है, 90 से कम होता है,
और 90 से कम होता है। एक स्लोप बनती है ऐसी, इसमें देखो थीटा का मान 90 से ज्यादा है, थीटा का मान, तो ये वाली स्लोप बनेंगी, ये वाली कैसी, ये वाली, ठीक है, क्योंकि विभव घट रहा है। और y देखो v समानुपाती x का ग्राफ बनेगा। तो देखो अब देखो तुम्हें ये देखना है कि इस जगह पे थीटा कौन सा, किसका ज्यादा होगा, किसका थीटा ज्यादा होगा। तो देखो माइनस एम, स्लोप क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होती है, स्लोप। अब देखो तो तुम्हें ये दोनों स्लोप हैं, क्या है, ये दोनों स्लोप है। अरे ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, लेकिन दो जगह बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा, यहाँ कुछ बनेगा। इस जगह पे विद्युत क्षेत्र बदल गया, इस जगह पे जो स्लोप है वो बदल रही है, ये विद्युत क्षेत्र, ये स्लोप ही तो है, ये स्लोप चेंज हो रही है। एम देखो, एम क्या है, स्लोप, विद्युत क्षेत्र ई। जब एम चेंज हो गया तो यहाँ की स्लोप भी अलग होगी, तो यहाँ का थीटा अलग होगा, यहाँ का थीटा अलग होगा। मान लो इसका थीटा कुछ था, जैसे यहाँ से यहाँ गए तो इसका, ये जो देखो, ये जो थीटा बन रहा है ना, ये जो थीटा है ये बन रहा है, ये माइनस थीटा है। क्या है, माइनस थीटा, क्योंकि नेगेटिव में थीटा है। असली थीटा कौन सा होगा, देखो असली थीटा ये वाला होता है, इसमें ये होता है थीटा, लेकिन मैंने ये वाला लिया है माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ एक लंब काट दो ना तो ये बन जाएगा माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस थीटा, अब किसका माइनस में थीटा ज्यादा होगा, देखो E1 तो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में, और E2 है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई के। अगर इसको समझो तो इसको देखो, E1 तो कितना है, E1 ये है, और E2 है जो E1 बाई के है माइनस में, यानी ये क्या है, टेन थीटा के बराबर है, ये टेन थीटा 1 है, और ये टेन थीटा 2 है, जो E2 है बराबर किसके है, माइनस E1 बाई के। यानी E1 में से कुछ घटाओ, कुछ का भाग दो, E1 में से कुछ कम हुआ तब E2 आया। यानी जो E1 में से कुछ कम हुआ, E1 में कुछ घटाया, तो इस थीटा 2 की वैल्यू आ रही है, मतलब E1 ज्यादा है, E1 ज्यादा है, यानी E1 का थीटा का मान ज्यादा होगा। तो ये थीटा ज्यादा होगा, मतलब ये 50 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि ये E1 में से, E1 में भाग देने के बाद ही 2 आ रहा है, मतलब E1 ज्यादा है। तो ये जो थीटा 1 होगा ये ज्यादा होगा, और ये जो ग्राफ बनेगा, अब ये इसका ग्राफ, इस यहाँ की एक और स्पर्श रेखा, तो ये ग्राफ बिल्कुल ऐसे जाएगा, ये थीटा 2 होगा नेगेटिव में, और यहाँ होगा थीटा 1 इज ग्रेटर देन माइनस में थीटा 2, थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 ज्यादा होगा थीटा 2 से, सीधी बात है। थीटा 2 ज्यादा होगा, किस में ज्यादा होगा, नेगेटिव वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में, किसमें, नेगेटिव वैल्यू में। अगर पॉजिटिव वैल्यू में लिया जाए तो देखो यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचो तो थीटा 2 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, और यहाँ थीटा 1 की वैल्यू कम है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू में थीटा 2 ज्यादा है थीटा 1 से, पॉजिटिव वैल्यू में, नेगेटिव वैल्यू में थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से। समझ आई बातें, ग्राफ समझ आया कैसे हुआ, ग्राफ समझ आया ना। देखो विभव नेगेटिव में है, विभव नेगेटिव में है, कारण ये है, समझ आई बातें, ये क्वेश्चन समझ आया ना। चलो है ना, ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब एक देख 2026 में आने वाला एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तुम्हें दिया है ये वाला कैपेसिटर, ठीक है, ये दिए हैं, इसमें के भरा है, इसमें 2k भरा है, इसमें फिर के भरा है, ठीक है, ये कैपेसिटर है। तो इसका पहले तो तुम बनाओ वी एक्स ग्राफ, ये d/3 है, ये d/3 है, ये d/3 दूरी है। एक तो पहले तो वी एक्स ग्राफ बना दो, और फिर इसके नीचे ही तुम इसका बना दो ई एक्स, कौन सा, ई एक्स ग्राफ, ठीक है। तो अब देखो अपन को वी एक्स और ई एक्स ग्राफ बनाने हैं, तो सबसे पहले इन सब का विद्युत क्षेत्र लिखो, E1 E2 E3। देखो E1 क्या होगा, E1 होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई के, है ना। E2 क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2k। E3 क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई
के। तो देखो इसको कॉमन ले लो तो इसको ई मान लो, तो देखो E1 हो गया E बाई के, ये हो गया E बाई 2 के, और ये हो गया E बाई 3 के। ओके सॉरी, है ना। तो ये दोनों सेम है ना। तो तुम्हें पता है कि अब अपन जानते हैं v बराबर माइनस ई डी एक्स होता है, यानी जितना ई आएगा, है ना, तो v समानुपाती dx का ग्राफ बनेगा, इसमें समानुपाती का ग्राफ बनेगा, और जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव। अब देखो जिसका ई ज्यादा होगा उसका थीटा नेगेटिव में ज्यादा होगा। कहाँ ज्यादा होगा भाई? थीटा नेगेटिव में ज्यादा होगा। तो ई किसका ज्यादा है? सीधी बात है, ई सबसे ज्यादा इसका है, इसका है। इसमें तो 2 के का भाग लग रहा है, इसमें 1 1 का भाग लग रहा है। तो इन दोनों का थीटा बराबर होगा, थीटा 1 और थीटा 3 बराबर होंगे। तो देखो पहले थीटा 1 बना दो, ये थीटा 1 बना दिया मैंने, थीटा 1 नेगेटिव में, है ना। अब देखो ये कम है, ये E2 कम है, तो इसका थीटा भी कम होगा। तो सीधी बात है, इसका थीटा कम बनाओ, इसका थीटा कम बना दिया, थीटा 2 नेगेटिव में, ये थीटा बड़ा बना दिया। अब थीटा 3 इस थीटा 1 के बराबर ही है, क्योंकि इसमें भी ई वाई के है और इसमें भी ई वाई के है कि नहीं है भाई? ई वाई के है, तो इसका भी थीटा वही होगा। तो देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा? माइनस थीटा 1 बराबर माइनस थीटा 3, दोनों बराबर होंगे थीटा, ठीक है, माइनस में, ठीक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो टेन थीटा है, वो डायरेक्टली है ई के बराबर। तो टेन थीटा 1 बराबर E1, टेन थीटा 2 बराबर माइनस E2, टेन थीटा 3 बराबर माइनस E3, टेन टेन, सीधी सी बात है, ये आ गया। और इनके परिमाण तुम्हें पता ही है, तो परिमाण के हिसाब से बना दो ग्राफ। बना के नहीं बना, ये वाला थीटा छोटा होगा, ये दोनों बराबर के थीटा होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। और ये ग्राफ को ऐसे चला दो ना, लाइनें खींच दो, ऐसे ही लाइनें यहाँ खींच दो। अब देखो, अब विद्युत क्षेत्र का ग्राफ बनाओ, ई का, किसका भाई? ई का ग्राफ बनाओ। अब ई का ग्राफ कैसे बनाए भाई? ई का ग्राफ कैसे बनाए? देखो इसको सॉल्व करने का सर ने तरीका बताया है। क्या करो कि टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2 बराबर टेन थीटा 3 कर दो। कैसे? देखो टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2 बराबर टेन थीटा 3 कर दो। टेन थीटा 1 कितना है? माइनस ई बाई के, ये है माइनस ई बाई 2 के, ये है माइनस ई बाई के। तो देखो ई से तो माइनस ई से माइनस ई गया, के से के गया, के गया, ये 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सीधा देखो, सीधा समझ भी आ रहा है कि थीटा 1 बराबर थीटा 3 है, और ये दोनों जाता है थीटा 2 से, यहाँ से ये भी समझ आ रहा है ना। अब देखो विद्युत क्षेत्र का ग्राफ समझो। विद्युत क्षेत्र ई का फॉर्मूला क्या है? ई का फॉर्मूला ये रहा, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला देखो, वी का फॉर्मूला तो ये होता है, वी समानुपाती होता है दूरी के। लेकिन देखो ई का फॉर्मूला देखो, ई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई के E1, E2 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 2 के, है ना। E3 बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बाई के। दूरी पर नॉट डिपेंड है, नॉट डिपेंड। जब दूरी पर डिपेंड ही नहीं है, दूरी पर डिपेंड ही नहीं है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? सीधी रेखा। तो देखो इसका किसका E1 ज्यादा है? देखो E1 किसका ज्यादा? इसका और इसका E1 ज्यादा है, इसका और इसका E1 ज्यादा है, और इसका E1 कम है, क्योंकि इसमें आधा जा रहा है, तो इसका E1 कम है। लगा दो, तो ये है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका E ज्यादा है, तो ये क्या है? E1, ये है E2, और ये है अपना E3, ठीक है। सीधी लाइन क्यों बनी? क्योंकि दूरी पर डिपेंडेंट ही नहीं है। तो कैसा बनेगा? कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। तो ये नीट में 2026 में आने वाला अच्छा क्वेश्चन है, और सीधा सा है। क्या है? सीधा सा है, ठीक है। अब अपन अपने उस पे आ जाते हैं। अब कल अपन ना ऐसे थोड़े से करके उसको समझ लेंगे, क्या आरसी परिपथ या डीसी बैटरी के साथ आवेशन को, ठीक है। इसको अपन कल समझेंगे थोड़ा थोड़ा कर करके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे नहीं होगी, नहीं है ना दिक्कत?
तो तुम्हें मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था विचलन का, है ना, हुआ कि नहीं हुआ, मुझे पता है नहीं होगा, दिमाग लगाया ही नहीं होगा उसमें। देखो ये 30 डिग्री पर एंगल पर ये कोई किरण आ रही है, ये कैसी है, आपतित किरण, आई किरण है 30 डिग्री के एंगल पर। तो तुम्हें सीधी सी बात है, ये जाएगी भी 30 डिग्री के एंगल पर है, ये आई है तो जाएगी भी 30 डिग्री के एंगल पर। किस पर, 30 डिग्री के एंगल पर। तुम्हें पता है ये अभिलंब है तो 90 डिग्री का होगा, तो ये कितना बचा, 60 डिग्री का। तो देखो पहला विचलन तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, देखो ये जानी इधर चाहिए थी पर गई इधर, तो ये 60 का बचा, है ना। और देखो ये एक x बन रहा है इधर, ये कौन सा बन रहा है x, तो ये कितना बचा, ये 30 बचा। तो देखो ये 30 हुआ, ये x के सापेक्ष, है ना। तो देखो ये 30 और ये भी क्या है 90 डिग्री का एंगल, तो ये बचा 60 और ये बचा 60। तो पहला डेल्टा 1 निकाल लिया तुमने 120 डिग्री का। कितना निकाल लिया भाई, 120 डिग्री का डेल्टा 1 निकाल लिया ना। पहला डेल्टा 1 निकाल लिया तुमने 120 डिग्री का। कैसे, ये 30 पे आई है तो 30 पे जाएगी और गई 30 पे, तो ये बचा 60 90 में से, और ये जानी ऐसे चाहिए थी, तो अगर ऐसे जाती तो ये 30 होता, तो ये 30 होता, तो बचा 60 फिर दोबारा, तो 120 डिग्री। अब देखो विचलन की दिशा निकालो, कैसे निकालते हैं, जिधर जानी चाहिए थी वहां से दूसरी तरफ, देखो जिधर जानी चाहिए थी वहां से गई है जिधर, ये गई इधर है, जानी चाहिए इधर। तो देखो ये कैसे आ रही है, घड़ी की दिशा में आ रही है, तो क्लॉकवाइज आया है, कैसा आया है, क्लॉकवाइज, है ना। तो ये अब यहाँ टकराई, है ना, ये कितने पे 30 पे टकराई। देखो ये एंगल कितना बचा 60, ये बचा 40, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये हो गया 100, कितना हो गया 100, तो बचा ये 80, कितना बचा 80, 80। और तुम्हें पता है कि इस पर जब मैं अभिलंब खींचूंगा, खींच दिया अभिलंब, तो ये 90 डिग्री का होता है, और ये बचा है 80, तो ये कितने का बचा 10 डिग्री का ओनली, कितने का 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री पर आई है, यानी कि ये इस मिरर के लिए आपतित किरण है, 10 डिग्री पर आई है तो 10 डिग्री पर ही निकल जाएगी। किस पर, 10 डिग्री पर है, तो ये कितना बचा फिर 80। अब ये जानी ऐसे चाहिए थी, है ना, और इसने ये दिया है विचलन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज कितने का दिया है भाई, ये 10 का है तो ये भी 10 का, और ये फिर बचा 80, 80, तो 80 80 160, कितना, ये डेल्टा 2 है, डेल 2 कितना हो गया 160, और ये भी क्या है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, डेल नेट आ जाएगा 120 प्लस 160, क्लॉकवाइज में है, दोनों जुड़ गए, 6 और 2 8, 280 डिग्री का क्या आ गया, ये डेल्टा एल है, डेल्टा एल दोनों 280 डिग्री का, ये डेल्टा एल दोनों का तो संयुक्त विचलन कितना है 280 डिग्री का। और डेल थीटा नेट निकाला जाए तो यह आ जाएगा 360 माइनस 280 डिग्री, यह आ जाएगा 80 डिग्री क्लॉकवाइज घूमी है हकीकत में किरण, कितनी घूमी है 80 डिग्री क्लॉकवाइज। ये डेल्टा नेट निकल गया, ये डेल नेट है, ये इन दोनों किरणों के अनुपात का है, 360 में से घटा के निकाला है ना। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हें अब लिख लेना है, समझ में आया कैसे हुआ, नहीं आया ना तो थप्पड़ खाने का काम किया है। इस क्वेश्चन को लिखो, इस क्वेश्चन का आंसर लिखो, और इसके नीचे ये लिखो, क्या, ये यदि दो दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हों तो
तो दो परावर्तन के पश्चात इनका कुल विचलन 2θ डिग्री होता है। देखो ये क्या है, कुल विचलन है, कुल विचलन। देखो कितना है, अगर थीटा कोण पर झुका है तो कुल विचलन कितना हो गया, 2θ। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। तथा दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ की उंगलियों को उस दर्पण पर रखो जहां प्रकाश पहली बार टकराता है, दूसरे दर्पण की ओर मोड़ा जाए तथा उंगलियों के डायरेक्शन को 2θ के साथ लिख दो। देखो सीधी सी बात है, इसकी डायरेक्शन लिखना बहुत आसान काम है। क्या है आसान काम? आसान काम कैसे है भाई? तो देखो सबसे पहले विचलन कहाँ हो रहा है, यहाँ। अब डायरेक्शन कहाँ है, ये रहा। देखो उंगलियों की डायरेक्शन, देखो अब देखो, तो दाएं हाथ की उंगलियों को उस दर्पण पर रखा जाए जहां प्रकाश पहली बार टकराता है। पहली बार टकराता है तो दाएं हाथ की उंगलियां इस पर रख दी, ठीक है। और तथा दूसरे दर्पण की ओर मोड़ा जाए तो दूसरे दर्पण की ओर देखो रखी और दूसरे दर्पण की तरफ मोड़ रहा हूँ तो ऐसे जा रहा है, ऐसे हाथ, है ना। तो उंगलियों की डायरेक्शन को 2θ के साथ लिख दो। देखो उंगलियों की डायरेक्शन कैसी है, 2θ के साथ उल्टी डायरेक्शन में है रहे। सीधी बात है, अपना तो ये दिमाग लगाओ ना करने वाला, इसको रहने दो, मेरी समझ नहीं आया। अब देखो तुम्हें ये लिखना है भाई, लिखनी है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर। तो देखो समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस लंबाई अनंत होती है। तुम्हें एक चीज नहीं बताई मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताया है ना, ये वाला तो बताया, तो इसको बताता हूँ पहले तुम्हें। देखो ये कोई गोला हुआ, गोले में से मैंने इतना काट लिया तो ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण। क्या बन गया, गोलीय दर्पण। अब तुम इसका केंद्र, गोले का केंद्र, इसका भी कहीं ना कहीं केंद्र होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। इस देखो केंद्र से मैं कितनी भी त्रिज्याएं खींचूं, कितनी भी त्रिज्याएं खींचूं, सब इस सतह से लंबवत जाती है। क्या जाती है भाई, सब इस सतह से लंबवत जाती है। जाती है कि नहीं जाती है, बिल्कुल लंबवत जाती है। सारी त्रिज्याएं इसके लंबवत होती हैं गोले की त्रिज्या के। तो इससे भी कितनी भी लाइन खींची जाए, यहाँ से वक्रता त्रिज्या से, इस त्रिज्या से कितनी भी लाइन खींची जाए सारी लंबवत जाती हैं, है ना, सारी लंबवत जाती हैं। और अपना कॉन्सेप्ट देखो क्या है, यदि प्रकाश दर्पण के अभिलंबवत अनुदिश आपतित हो तो इसका विचलन 180 डिग्री होता है। मतलब अभिलंबवत, लंबवत, और ये सारी किरणें कैसी जा रही हैं, लंबवत। तो अगर ये सारी किरणें लंबवत जा रही हैं तो ये सब का विचलन कितना होगा, 180, वापस उसी पर आ जाएंगी। तो इसलिए गोलीय दर्पण पर अगर कोई वक्रता त्रिज्या r से, ये r रेडियस से वक्रता त्रिज्या है ना, वक्रता केंद्र c कहते हैं इसे, इस पर कोई किरणें, इससे कोई किरण इस पे आती है तो वापस वो जाने की दिशा और आने की दिशा वापस हो जाती है। ऐसे ही जाने की दिशा और आने की दिशा वापस हो जाती है। तो अगर तुम कोई गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर तुम खड़े हो, बिंदु द्रव्यमान खड़ा है ना, बिंदु द्रव्यमान खड़ा है ना वक्रता त्रिज्या पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसी जगह पे बनता है। कहाँ बनता है, उसी जगह पे बनता है, ठीक है। देखो जाने की दिशा और आने की दिशा वापस होती है ना, इसलिए अभिलंबवत टकराएगी तो जाएगी वो जैसे वैसे ही वापस आ जाएगी। क्यों, कारण क्या है, क्योंकि अभिलंबवत पर 180 डिग्री का विचलन होता है, गई और आएगी। तो इससे कितनी भी जाए, कितनी भी जाए, कितनी ही भी जाए, कितनी भी जाए, सारी उल्टी उसी उसी दिशा में वापस आ जाती है। तो ये तुम्हें समझ आ गया। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, इनको पढ़ना है भाई। क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, समतल दर्पण की है ये। समतल दर्पण की देखो, समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस लंबाई अनंत होती है। इनकी शक्ति शून्य होती है, इसकी पावर शून्य होती है समतल दर्पण की, है ना। ये बात याद रखनी है, समतल दर्पण की पावर शून्य होती है, इसकी वक्रता, त्रिज्या और फोकस लंबाई अनंत होती है। देखो इसकी तो वक्रता त्रिज्या बना दी, पर समतल दर्पण तो वक्री नहीं है, इसमें तो कर्व भी नहीं है, तो इसकी रेडियस कहाँ मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। इसकी त्रिज्या कहाँ मानी जाती है, अनंत। कहाँ मानी जाती है, अनंत, है ना। वस्तु
की दर्पण से दूर, देखो समतल दर्पण कैसा तो मिरर होता है, अपन जो घरों में काम में लेते हैं वो वाला, तो अपन जितनी दूर खड़े होते हैं उतनी दूर उसमें अंदर प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु के दर्पण से दूरी तथा प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ही समान होती है। यानी प्रतिबिंब है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ तो प्रतिबिंब के अंदर भी यहाँ बनूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ बनूंगा, मैं जितना पास आऊंगा ये प्रतिबिंब भी उतना पास आएगा, मैं जितना दूर जाऊंगा ये प्रतिबिंब भी उतना दूर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? यह एक वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है। यानी मैं वास्तविक हूँ, ये आभासी है, ठीक है, तथा आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक वस्तु का तो आभासी और आभासी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। अगला ये लिखनी है ये लाइनें, है ना। इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है, अर्थात वस्तु का बायां भाग दाएं भाग की तरह दिखाई देता है। लेटरल इन्वर्जन यानी वाम परिवर्तन होता है। जैसे मेरा राइट साइड मिरर में लेफ्ट दिखेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा, होता है कि नहीं होता? होता है, ठीक है। अब ये चित्र है, मैं तुम्हें खुद बना रहा हूँ, उनको बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये समतल दर्पण का पहला चित्र है। ये क्या है? दर्पण। क्या है? दर्पण। अब मैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट, है ना, वो ऑब्जेक्ट है ना, ये रियल ऑब्जेक्ट है। क्या है? रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो रियल ऑब्जेक्ट से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं वो कैसे निकलती हैं? अभिसारी। कैसे निकलती है भाई? अभिसारी, बाहर की तरफ। वो अपसारी, पुंज अपसारी है, ये एक बिंदु से निकलता है। इसकी दो किरणें निकाल दी मैंने, तो तुम्हें पता है कि इससे ये परावर्तित होकर वापस जाएंगी, क्योंकि जितने एंगल पर परावर्तन का नियम लगेगा, जितने एंगल पर आएगा उतने एंगल पर चला जाएगा। ये थीटा पर आई तो ये भी थीटा पे निकल जाएगी, ये आई पे आई तो ये आर पे निकल जाएगी। आई और आर दोनों बराबर होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो देखो, अब देखो ये कहीं नहीं मिली, देखो दर्पण के अंदर ये किरणें कहीं नहीं मिली, कहीं नहीं मिली, तो ये रियल ऑब्जेक्ट की आभासी इमेज बनेगी। कैसे? इसको मिलाना का प्रतीत करता हूँ, मिलाने की प्रतीत करता हूँ, तो उतनी ही दूरी पर ये ऑब्जेक्ट बना, और ये कैसा है? आभासी। क्योंकि किरणें हकीकत में तो मिली नहीं, हकीकत में किरणें मिली नहीं है भाई, मैंने मिलाई है आप चला के। क्या किया? मिलाई है आप चला के, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब बन गया। तो ये पहला चित्र हो गया इसका। इसमें थीटा, ये आई लिखो, आपतित, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये R1 है, ये I1 है, ये R2, ये I2 है, सॉरी ये I2 है, ये I2 कौन है? ये R2 कौन है? ये I1 कौन है? ये R2 कौन है? ठीक है, I1 R2। और तुम्हें पता है कि R1 बराबर I1 है और R2 बराबर I2 है। ये दोनों कौन है? आपस में बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। ये तो पहला तुम्हारा हुआ आपतित प्रकाश शायद। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई अभिसारी पुंज आए, मतलब बहुत दूर से कोई किरणें आई, बहुत दूर से, बहुत दूर से कोई किरण आई ऐसे, ठीक है, और बहुत दूर से कोई किरण आई ऐसे, ठीक है, तो बहुत दूर से कोई किरण आई, तो किरण टकरा के ये ऐसे निकलेगी अपने एंगल पर, उसी एंगल पर, और ये किरण उसी एंगल पर टकरा के ऐसे निकलेगी। निकलेगी कि नहीं निकलेगी? टकरा के तो निकलेंगी भाई, किरणें निकलेंगी। तो देखो यहाँ पर ये मिली, और मिलते ही क्या बनाएंगी? इमेज बनाएंगी। क्या बनाएंगी? इमेज। इमेज बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? ये भी क्या है? इमेज। देखो किरणें टकरा कर मिरर से क्या बनाती है? इमेज। और ये देखो आप, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बना रही है ये ऑब्जेक्ट। ये कैसा है? अब देखो ये ऑब्जेक्ट तो रियल था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? आभासी। और यहाँ इमेज कैसी हो गई? रियल। तो देखो रियल ऑब्जेक्ट का आभासी इमेज रियल इमेज की आभासी ऑब्जेक्ट बनाता है, उल्टी करता है काम, ठीक है। और ये जो किरण आई है नहीं है, ये किरणें हैं आभासी पुंज। कैसा है भाई? आभासी पुंज है ना। अब देखो एक, देखो सीधी बात है, एक मिरर के सामने ये तुम खड़े हो, है ना, तो तुम्हारी हाइट कितनी है?
H1, सीधी सी बात है। तो तुम मिरर के अंदर भी H1 हाइट के ही दिखोगे, जितने मोटे हो उतने दिखोगे, छोटे मोटे थोड़ी ना दिखोगे। तो ये भी हाइट कितनी हो जाएगी, H1। दोनों की हाइट क्या होगी, समान। ये H ऑब्जेक्ट है, ये H इमेज है, ठीक है। और दोनों के बीच की जो दूरी है ये भी x रहेगी, ये x, ये भी x रहेगी, ठीक है। H ऑब्जेक्ट बराबर होगा H इमेज, ठीक है। H इमेज। अब देखो इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, अनंत, अनंत इसकी वक्रता त्रिज्या है। इसकी रेडियस कितनी है, अनंत, क्योंकि इसकी कर्व बहुत चौड़ी बनेगी। इसका वक्र एक बताओ, एक सीधी लाइन का वक्र कितना बड़ा बनेगा भाई, कह ही नहीं सकते, क्योंकि वक्र में हर जगह टेढ़ी होती है, बहुत तगड़ा, है ना। तो जो पावर होती है ना, पावर समानुपाती होती है 1/f के। ये f जितनी होगी उसकी उल्टी पावर होगी, तो पावर समानुपाती 1/, अनंत, अनंत का मतलब होता है उल्ट जीरो, तो पावर इसकी कितनी होती है, जीरो। यानी समतल दर्पण की शक्ति नहीं होती, इसकी समतल कितनी, दर्पण की शक्ति कितनी होती है, जीरो होती है। क्या होती है, अब तुम्हें देखो घड़ी की सुइयों में दर्पण, दर्पण से मतलब उल्टा देखना आता है। घड़ी की सुइयों में, घड़ी की सुइयों में तुम्हें उल्टा देखना आता है कि नहीं आता, बताओ, आता है कि नहीं आता। अब तुम्हें दर्पण में समय देखना आता है कि नहीं आता, बताओ। ये तो आना चाहिए यार, नहीं आता तो फिर कुटने का काम है ये तो। कुटने का काम है भाई, क्या है, कुटने का काम है। अब देखो तुम्हें दर्पण में प्रतिबिंब देखना समझो, दर्पण में प्रतिबिंब देखना समझो। तुम्हें पता है कि हर चीज उल्टी दिखती है समतल दर्पण में, क्या दिखता है, उल्टा। तो देखो पहला देखो, तुम अगर देखो तुम्हें टाइम कैसे दिया जाए, टाइम जैसे 9 बजे दिया जाए, 11 बजे दिया जाए, है ना, तुम्हें 6 बजे दिया जाए, मतलब राउंड फिगर में टाइम दिया जाए, तो तुम्हें उसे घटाना है 12 बजे में से। किसमें से, 9 बजे दिया है तो 12 बजे में से घटा दो, कितना बचा, 3 बज रहे हैं घड़ी में। दर्पण में कितने बजे दिखेंगे, 3 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं तो 1 बजा दिखेगा, 6 बज रहे हैं तो 12 में से गए तो 6 बजे दिखेगा, समझे। राउंड फिगर में दिया है तो 12 में से घटा दो। अगर तुम्हें राउंड फिगर के अलावा मिनट में दे दिया, जैसे 10:20 हो रही है, 12:13 हो रही है ना, 6:05 हो रही है, 3:02 हो रही है ना, 02:05 ऐसे मिनटें हो रही है ना। तो तुम्हें इसे घटाना है 11:60 में से, है तो एक ही बात, 11:60 में से घटाना है इसे तुम्हें। तो देखो इसको घटा दो, 11, 10, 20, घटा दो 20, 40 और बचा 1:40 इन सबको घटा सकते हो। जैसे 11 बज के, ये 12:13 नहीं होती है, 12 बज के कभी भी 13 नहीं होती है यार। ये इसे मान लो 11:13, ये 11:60, ये 11:13, 13 मिनट, तो ये बच्चा 7, ये बच्चा 2, नहीं 4, सॉरी, और ये बच्चे 00, यानी 12:47, ये बस 00 बजते हैं ना। ऐसे तुम सारे निकाल लो। अगर तुम्हें टाइम दिया है ऐसे 6:45 और 22 सेकंड हो रही है, कितनी हो रही है, 22 सेकंड, तो इसे घटाओ तुम 11:59:60 में से। तो देखो 6:45, 22, 4, नहीं 8, 3 और ये 4 और ये 1 और ये 6 6 12, 5:14:38, ठीक है। ऐसे घटाना है ये, इन तीनों को याद रखना है, और जो ये क्वेश्चन है वो तुम्हें लिख लेना है, ये क्वेश्चन तुम्हें लिख लेना है जो कि त्यों, ठीक है। अब इसके नीचे जो लाइन लिखी है उसको समझो, इसे लिख ले। एक दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी तथा उतने ही कोण पर होता है जितनी दूरी तथा कोण पर वस्तु को रखा जाता है। ये इसका, इस लाइन का मतलब है, इसका, इसका मतलब है ये, ठीक है, ठीक है। अब देखो दी गई वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे, ओ बनाना है, इमेज दे रखी है अपन को, प्रतिबिंब बनाना है, क्या बनाना है, इमेज दे रखी है, नहीं, ओ का प्रतिबिंब बनाना है। ओ कहाँ है, ये रही ओ, ओ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन करो, कि एक एंगल पे,
मान लो कोई एंगल है, इस एंगल पर इसने प्रतिबिंब रख रखा है ओ, ये रख रखी है वस्तु ओ, ये वस्तु ओ रख दी, ठीक है। और ये कितने एंगल पर रख रखी है, मान लो कोई भी एंगल पर रख रखी हो, 40 एंगल पर रख दी। किस पे रख दी भाई, 40 एंगल पर रख दी, है ना। और ये जो दूरी है ये है 10 cm, है ना। मैं क्वेश्चन के अलावा क्वेश्चन कर रहा हूँ। और ये दूरी इसने जो बताई है ना, ये देखो अभी लंबवत, देखो लंबवत लो, ये लंबवत दूरी ले लो 5 cm। अब ये लंबवत देखो, वस्तु उतनी ही दूरी पर अंदर बनेगी, 5 cm पर ही अंदर बनेगी, सीधी बात है लंबवत। ये वस्तु इमेज बन गई 5 cm पर, और ये दूरी भी कितनी होगी 10 cm, और ये एंगल भी कितना होगा 40 का, ठीक है। ये बन गई तुम्हारी इमेज, सीधी सी बात है, ये प्रतिबिंब था। अब ऐसा ही क्वेश्चन वो है, उसको लिख देना। देखो ये जो वस्तु और प्रतिबिंब को निकालने वाली रेखा हमेशा लंबवत होगी, क्या होगी, लंबवत लाइन होगी। ये तुम्हें याद रखना है। अब देखो दी गई वस्तुओं के लिए प्रतिबिंब के निर्देशांक लिखने हैं अपन को, क्या लिखने हैं, निर्देशांक, इनको लिखो, है ना। तो इन क्वेश्चनों को करना है अपन को। है ना। तो इनके निर्देशांक लिखना सिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसको इसको लिख लेना है ना बाद में, है ना। देखो वस्तु के निर्देशांक, ये तरफ ये क्या है x, ये y तल है, ये x तल है, ठीक है ना। और ये तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब क्या है, 45 डिग्री पर प्रतिबिंब है इधर से, और इधर से भी कितना है 45 डिग्री पर, ठीक है। 45, ये भी 45, ये भी 45। अब 10 cm दूर इधर रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, कितने cm दूर, 10 cm। तो देखो इधर से 10 cm दूर है, तो सीधी सी बात है प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये देखो इससे लंबवत दूरी खींचो, इसको बढ़ा दो आगे, है ना। इससे लंबवत देखो ये 10 cm है, तो देखो ये कुछ ना कुछ तो ये होगा। देखो ये 45 एंगल है, ये भी, ये 45, ये 45, और तो ये देखो एक लंबवत लाइन खींचो, लंबवत प्रतिबिंब से लंबवत दूरी, ये x दूरी पर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट x दूरी पर ऑब्जेक्ट, तो इसी से लंबवत दूरी पर ये बनेगा इमेज, x दूरी पर बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल x दूरी पर लंबवत इमेज बनेगी, इमेज बन गई। और ये दूरी कितनी है 10 cm, तो ये दूरी भी कितनी होगी 10 cm, कितनी होगी 10 cm। तो अब देखो इसके निर्देशांक लिख दें। देखो ये ऑब्जेक्ट किधर रखा है, x तल पर रखा है माइनस दिशा में, y तल पर 0 पे है, y तल पे तो 0 में है, तो देखो निर्देशांक लिखे जाते हैं x y तल में, है ना। ऐसे लिखे जाते हैं x y और z पर। तो देखो x पर क्या है -10 पर, -10 पर, क्योंकि माइनस एक्स दिशा में, वाई पर किस पे है 0 पर, कॉमा 0। तो ऑब्जेक्ट का निर्देशांक तो ये है, इमेज का निर्देशांक देखो वाई पर 10 पर है, और किस में है नेगेटिव में, क्योंकि वाई पॉजिटिव तो इधर है, वाई नेगेटिव इधर है। तो वाई पर, और एक्स पर क्या है 0 पर, एक्स दिशा में देखो, एक्स दिशा में कहीं भी कोई भी निर्देशांक नहीं है, तो 0, -10 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन समझो। दर्द दिलों के कम हम सुनते हैं, तुम अगर हम हो जाते तेरे बिना न आए सुकून करार मुझे। देखो ये दर्पण कुछ अलग तरीके से रख दिया, ठीक है। ये दर्पण रख दिया है इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से। ये एंगल दिया है इसने 60 डिग्री के एंगल पर, किस पर 60 डिग्री पर, तो ये कितना बचा 30 डिग्री। ये दर्पण ऐसे है भाई, तो देखो 60 डिग्री के एंगल पर ये ऑब्जेक्ट है तुम्हारा 10 cm दूरी पर, ऑब्जेक्ट 10 cm दूरी पर। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ऑब्जेक्ट 60 डिग्री की दूरी पर है, तो इमेज भी इससे किधर बनेगी 60 दूरी पर। और ये देखो उस लंबवत रेखा की जो इससे से लंबवत रेखा बनेगी, ये वाली, ये तो अभी लंबवत रेखा ये बन रही है, ये जा रही लंबवत रेखा इससे, है ना। तो ये लंबवत रेखा आगे भी जाएगी भाई, और इससे 10 cm दूरी, तो इससे भी 60 डिग्री के एंगल, 30 तो ये है, 30 तो ये है, और 30 ये, इससे 10
ये भी कितना होगा 30, और इससे 10 cm की दूरी आएगी है, और यहाँ बनेगी इमेज। तो इमेज के देखो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, इसके x दूरी पर है -10 और y पर 0। y पर तो 0 है इमेज। अरे यार इस एंगल में कहीं है क्या, ये y दिशा है, ये -y है, ये x है, ये -x है। ऑब्जेक्ट x दिशा में -10 पर है, पर ये y दिशा में थोड़ी ना हिला है। अरे y दिशा में ऐसे हिलना होता है, x दिशा में ऐसे हिलना होता है, ऐसे। तो ये ऐसे हिला है, ऐसे थोड़ी हिला है, ऊपर नीचे नहीं हिला ना। तो देखो अब इसकी इमेज देखो, ये तो साला x दिशा में भी गया, इसके कोऑर्डिनेट तो x दिशा में भी है, और ये देखो y दिशा में भी है। ये तो इसका y दिशा का कोऑर्डिनेट आ गया, और ये इसका आ गया x दिशा का कोऑर्डिनेट। अब इसको कैसे बनाएं भाई, कैसे सॉल्व करें? तो इसके घटक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? इस tan के घटक करेंगे। तो देखो ये 30 डिग्री पर है, किस पर है? 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर है और ये 10 cm की दूरी पर है, तो इसके घटक नहीं कर सकते अपन? कर सकते हैं, चलो करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो 30 डिग्री का एंगल है और ये 10 cm की दूरी पर इमेज है। तो देखो एक घटक तो इसका, अब देखो तीर का निशान बना लो ऐसे, तो एक घटक तो हुआ इसका ये वाला, और एक घटक हुआ इसका ये वाला। देखो ये, देखो ये 30 है ना, देखो ये 30 है। तो देखो इसको ऐसे कर लो घटक, चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं अपन। देखो अगले इस यहाँ करते हैं, देखो इमेज है और ये 30 डिग्री के कोण पर है ना, तो इसको ऐसे तीर से बना लो, ऐसे तीर। और इसका देखो एक तो ये घटक हो जाएगा और एक घटक हो जाएगा ये, और ये दोनों वेक्टर ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो देखो ये 30 का है, ये 10 का है, तो ये हो गया, ये देखो थीटा के साथ है, तो 10 cos 30, ये हो गया 10 sin 30। देखो 10 sin 30 का मतलब 10 इंटू sin 30 का मतलब 1/2, तो ये हो गया डायरेक्ट 5। ये वाली दूरी हो गई 5, तो ये वेक्टर उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो x दिशा में तुम्हें दूरी आ गई +5 x दिशा में आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई। अब देखो ये वेक्टर है y दिशा में, उल्टा नीचे वाला है, तो माइनस में आएगा, और 10 cos 30, तो 10 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, तो ये आ गया तुम्हारा 5√3 माइनस में। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 5, -5√3, क्योंकि ये डायरेक्शन माइनस में आई है, माइनस में y दिशा में। तो देखो 5, 5√3 माइनस में आ गया, है ना। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन करना सीखे। देखो इसके निर्देशांक मैंने थोड़ी घबरचौथ कर रखी है पर आंसर सही है। क्या है? आंसर सही है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों को करो। ये क्वेश्चन तो तुम्हें अभी बताए थे, ये वाला क्वेश्चन तो आसान है। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो एक तीर का निशान यहाँ जाएगा, उल्टी चल जाएगी, ये तीर का निशान यहाँ जाएगा, ये लंबवत है, इमेज बनेगी अंदर, है ना। अब देखो इसकी ये वाला समझो, ये वाला अच्छा है। है ना, तो देखो ये वाला क्वेश्चन समझ लो। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, अब देखो इसमें क्या है कि ये मिरर है, और मिरर के जस्ट बगल में इधर रख दिया तुमने डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो देखो इससे दो किरणें निकालो, एक किरणें मैंने निकाल दी ये वाली। अब ये जिस एंगल पर आई है भाई, उसी एंगल पर वो वापस जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल गई। अरे गई कि नहीं गई? गई, है ना। और एक किरण मैंने निकाल दी ये वाली, कहीं निकाल दो, किरणें निकालनी है अपन को, और ये जिस एंगल पर गई है उसी एंगल पर वापस चली जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ये कहाँ मिलती प्रतीत होती है? ऐसे मिलती प्रतीत हो रही है कहीं, है ना, ऐसे। तो देखो ये x दूरी पर है इतना, ये भी x दूरी पर है, ये इमेज है, और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? कम। तीव्रता क्या होगी? कम। मतलब ये धुंधला दिखेगा। कारण क्या है कि इससे जो ये मैंने दो ही किरणें निकाली है, इससे और भी किरणें निकलेंगी, और भी निकलेंगी, और भी निकलेंगी, लेकिन जो ये वाली इमेज थी, ये वाला ऑब्जेक्ट था और ये इमेज थी, इससे देखो यहाँ से और यहाँ तक ये सारी किरणें जा रही थी ऐसे 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 ऐसे। तो ये सारी इस जगह पे आके मिल रही थी क्या मिल रही थी? अब देखो इससे तो सिर्फ आधी मिली है, इससे सिर्फ आधी ऊपर की किरणें मिली हैं। कौन सी? ये वाली किरणें, आधी, है ना, आधी। इसमें तो डबल हो गई ना, तो इसकी जो इस इमेज है इसकी तीव्रता अच्छी है, मतलब ये
ये अच्छी साफ इमेज दिखेगी, साफ इमेज होगी। ये हल्की धुंधली होगी, धुंधली। कारण क्या है कि प्रकाश की जो किरणें हैं उनकी संख्या कम है। कारण क्या है, प्रकाश की किरणों की संख्या कम है। ठीक है, तो अब ये तुम्हें समझ आया। अब लगाओ हेडिंग। क्या लगाओ? फील्ड ऑफ व्यू। कौन सी हेडिंग लगाओ? फील्ड ऑफ व्यू की हेडिंग। यानी फील्ड यानी क्षेत्र, ऑफ व्यू यानी देखने का, यानी जो दिख रहा है उसका क्षेत्र कितना है। तो देखो, ये निर्भर करता है तुम्हारी, तुम किधर से देख रहे हो, मतलब तुम्हारा इमेज कहाँ रखा है। ठीक है, इमेज कहाँ रखा है। तो देखो, ये कोई वो है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इससे एक किरण अधिकतम दूरी पर निकालो, है ना। अधिकतम दूरी पर निकालोगे ना तो ये निकल जाएगी ऐसे, ऐसे अधिकतम दूरी पर, है ना। और ये एक किरण मैंने यहाँ निकाली और यहाँ चल जाएगी अधिकतम दूरी पर। तो इस एरिया में तुम अपनी आंख कहीं भी डाल दो, तुम यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, टेढ़ा करके देखो, तिरछा करके देखो, इस एरिया में, मतलब इस एरिया में तुम्हें पूरा चित्र दिखेगा, कहीं ना कहीं पूरा दर्पण दिख जाएगा इस एरिया में। इस एरिया में ये है फील्ड ऑफ व्यू। इसका कितना बड़ा फील्ड ऑफ व्यू है? इतना बड़ा। इस एरिया में तुम कहीं भी दर्पण इतना सा, फील्ड ऑफ व्यू इतना, और जितना दूर जाओगे फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि ये एंगल अनंत तक जाएगा, ऐसे बहुत लंबा, है ना। दूर जाओगे तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन जब अगर एक दर्पण यहाँ रखा है और वस्तु तुमने यहाँ रख दी है, ऑब्जेक्ट, तो देखो इस ऑब्जेक्ट से एक किरण कम से कम दूरी पे निकालो, ये कहीं ऐसे, ठीक है, जिस एंगल पर ये उसी पर, और एक किरण अधिकतम पे निकाल दो, है ना, और ये जाएगी ऐसे। अब देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है, इसका ये दर्पण का प्रतिबिंब, दर्पण बनेगा तो कहाँ? यहीं, अरे सॉरी, यहाँ बनेगा, है ना, जिधर ये है उधर ही बनेगा। लेकिन इस अगर तुम यहाँ अपनी आंख रखो तो यहाँ तो किरण का फील्ड ऑफ व्यू है ही नहीं, तो यहाँ से तुम्हें दिखेगा नहीं, सिर्फ दिख सकता है कहाँ से? यहाँ से। यहाँ तुम्हारी आंख हो, यानी तुम यहाँ हो, इस ये है इसका फील्ड ऑफ व्यू, तो फील्ड ऑफ व्यू घट गया, फील्ड ऑफ व्यू घट गया। तो तुम्हें ये समझना है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखो, परावर्तित प्रकाश किरणों का वह अधिकतम क्षेत्र जहां एक प्रेक्षक प्रतिबिंब को प्रेक्षित कर सके दृश्य क्षेत्र कहलाता है। इसका दृश्य क्षेत्र, इसका दृश्य क्षेत्र, चित्र बनाओ, काम करो जल्दी फटाफट। अब देखो नंबर ऑफ इमेजेस देखते हैं अपन क्या। अब अपनी नई हेडिंग है नंबर ऑफ इमेज, यानी इमेज की नंबर, कितनी इमेज बनेगी इसको कैलकुलेट करना। क्या करना? कैलकुलेट करना। तो देखो, नंबर ऑफ इमेज बनाना कैसे आता है कि तुमने देखा है कि वो बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ऐसे होल लेते हैं, है ना। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है, देखो ये तुमने देखा है कि कोई है ना छोटे छोटे ऐसे बेलन लेते हैं और उसके अंदर दो वो रख देते हैं दर्पण, एक दर्पण और एक और दर्पण। अब ऐसे दो दर्पण क्या बनाते हैं, बहुत बहुत बड़ा कुआं बना देते हैं, बहुत बड़ा। उसमें ऐसा लगता है कि अनंत लंबाई का कुआं है, दिखता है कि। तो वो कारण क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस का, वो ज़्यादा इमेज होने का। जैसे तुम देखो, ये ये मिरर रूम नहीं होता है, उसमें बहुत सारे मिरर होते हैं, तो तुम्हें एक जगह खड़े होते हैं, तुम्हें ऐसे दिखता है यहाँ भी मैं हूँ, यहाँ भी हूँ, यहाँ भी हूँ। तो बहुत सारी अनंत अंदर तक मिरर दिखते हैं, अनंत अंदर तक मिरर दिखते हैं, है ना। अनंत दूरी तक अंदर तक मिरर दिखते ही जाते हैं, दिखते ही जाते हैं। इसका एग्जाम्पल करता हूँ, कैसे करो। एक मिरर लो छोटा वाला, उसको यहाँ रखो, एक मिरर लो ऐसे यहाँ रख दो और उसके बीच में प्रतिबिंब रख दो। तुम्हें ऐसे देखोगे बहुत सारे मिररों के अंदर प्रतिबिंब है, बहुत सारे मिररों के अंदर प्रतिबिंब है ना, बहुत सारे मिररों के अंदर प्रतिबिंब है। ऐसे दो प्रतिबिंब रखो ऐसे, तो ये क्या है? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी वो प्रतिबिंब की साइज पर निर्भर करता है। तो देखो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनती हैं, इस प्रैक्टिकल को समझो। ये मैंने एक इस रेखा ले ली, ठीक है, मैंने इस पर एक प्रतिबिंब रख दिया बड़ा साइज का, एक रख दिया मैंने ये बड़ा साइज का, दो प्रतिबिंब रख दिए, ठीक है, और ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये दो 2 cm पर है ना, और इधर से भी 2 cm पर है। नंबर ऑफ इमेजेस निकालना सिखा रहा हूँ, कैसे इमेज निकालने हैं, ठीक है। तो देखो
इससे पहला प्रतिबिंब बनेगा कहाँ भाई, है ना, कि पहला प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु से, पहला प्रतिबिंब बनेगा, इसके लिए ये मिरर है, ये मिरर है, ठीक है। 2 cm पर ये वस्तु है तो 2 cm पर अगला प्रतिबिंब बन जाएगा इसका इमेज 1, बना के नहीं बना, किधर 2 cm पर, और इधर से भी 2 cm पर इसका इमेज बन जाएगी इमेज 1 2 cm पर। अब मेरी बात समझो, ये 2 cm पर, अब ये जो इमेज है ये इस प्रतिबिंब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, किसकी तरह काम करेगी भाई, ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। सॉरी ये 3 cm पर है, 3 cm पर कैलकुलेशन के लिए, है ना, तो ये 3 cm पर बना। तो इस प्रतिबिंब के लिए, इस दर्पण के लिए ये क्या हो गई, एक ऑब्जेक्ट हो गई। और कितनी दूरी पर है भाई, 2 और 3 5 और 3 8 8 cm पर है। किस पर है भाई, 8 cm पर है कि नहीं भाई, 8 cm पर। तो ये I1, ये I1 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये I1, ये I1, इस I1 का इसके लिए प्रतिबिंब बनेगा किस पर, 3 2 5 और 3 8 8 cm अंदर पर ये बनेगा I2 प्रतिबिंब, I2। तो 2 तो ये, और ये कितना हो गया 8 cm, 8 cm पर बना कि नहीं बना, बन गया, है ना, बना कि नहीं बना भाई, बन गया, है ना, बना कि नहीं बना, बन गया भाई, है ना। अब देखो मेरी बात समझो, अब ये I1 इमेज इसके लिए इमेज का काम करेगी, तो इस पर भी 8 cm दूर बन जाएगा I2, है ना, 8 cm दूर। अब अगला प्रतिबिंब देखो, ये I2 इधर से 8 cm और इधर से 5 8 5 13, ये दूरी कितनी हो गई 13। तो ये I2 इसके लिए अब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये I2 का अब ऑब्जेक्ट बनेगा इधर I3 कितनी दूरी पर, 13 cm पर, 13 cm पर। ऐसे अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, कितने बनते हैं भाई, 13 cm पर। और इधर इसका भी बनेगा I3, किसका, इस I2 का, इसके लिए वो बनेगा दोबारा 13 cm पर, 13 cm पर। बने कि नहीं बने, बन गए। तो ये एक, ये तो है, ये मिरर 1 था अपना, ये मिरर 2 था अपना। तो ये जो अपना काम हो गया सीखने का, ठीक है ना, काम हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी। देखो इससे दूरी कितनी थी, 5 और 3 8, 8 पर बन गया इसका, है ना, ये 8 पर। लेकिन इससे, अब इससे इसकी दूरी देखो 3, देखो 2 और 3 5, 5 और 8 5 13, ठीक है, हाँ 13 पर बन गया, ठीक है। सॉरी गलती तो नहीं होगी, गलती तो नहीं होगी, हाँ यहाँ गलती कर दी अपन ने। देखो ये जो I1 इमेज थी ना, इससे कितनी दूरी पर है, 5 और 2 7 दूरी पर है ना, 7 दूरी पर है ना, 5 और 2 7। तो I1 का जो I2 बनेगा ये 7 cm पर बनेगा, किस पर बनेगा, 7 cm पर। इससे इसकी दूरी 7, है ना। अब ये I2 7 cm पर है, और ये कितने का है, 5 5 और 7 5 12। तो ये जो इमेज बनेगी I3 इसकी, I2 का, ये I3 बनेगी 12 cm पर बनेगी, और ये 13 cm पर ये बनेगी किसकी। अब देखो ये 12 cm पर बनी, तो ये 8 पर है I2, तो I2 का I3 इधर कितने का बचेगा, 13 cm पर बनेगा। ऐसे समझ में, ये 12 cm होगा, ये 13 cm होगा, ठीक है। कितना होगा, 12 cm, ये 13 cm। वो तो दूरी तुम्हें कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो अब तुम्हें करना कैसे है, करना कैसे है, तुम्हें इस दर्पण के दोनों के बीच की दूरी देख लो कितनी है, 5 cm, कितनी है 5 cm, है ना। तो देखो तुम्हें लिखना है M1, लिखना है M2। M1 पर ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है भाई, 2 पर, कित पर है, 2 पर। पहला प्रतिबिंब कहाँ बना, 2 पर, इमेज बना रहे हैं अपन, M1 पर इमेज, M2 पर इमेज, ठीक है। ये I1, ये I2, ये I3, ये I4, ये I5 ऐसे बनेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये भी, इस पर भी I1 I2 I3 I4 I5। देखो M2 पर जो प्रतिबिंब बना है पहला, वो 3 पर बना है, 3 पर। और दोनों प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी है, 5। तो अब 5 5 जोड़ो, 5 पर जोड़ो, इस पर 5 जोड़ो, तो 5 और 2 5 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 7। इसका I2 कितने पे बना, देखो ये I1 ये I2 बना 7 पर, बना कि नहीं बना, 7 पर। अब देखो इस पर 5 जोड़ो तो इसका I2 बनेगा 8 पर, देखो इसका I2 बना 8 पर, बना कि नहीं बना, बन गया। फिर इसमें 5 जोड़ो, ये 8 5 13, तो इसका I3 बना 13 पर, देखो
इसका 7 7 5 12, इसका I3 कितने पे बनेगा? 12 पर गया पेन, है ना? किस पर बनेगा? 12 पर, है ना? फिर ऐसे 12 पे 5 जोड़ो, कितना बनेगा भाई? 12 और 5 17 पर। इसका I4, इसका कितने का होगा? 13 और 5 18 पर। ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है? उल्टा करके जोड़ता जाओ, काम होता जाएगा, ठीक है? बिल्कुल होगा कि नहीं होगा भाई? होगा। तो तुम्हें नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना सीख गए? नंबर ऑफ इमेजेस कैलकुलेट करना सीख गए? कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं भाई। यहाँ पर कितने बनते हैं? अनंत। बनाते जाओ। वो तुम्हें पूछेगा कि छठा प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो ये नियम लगा दो, M1 M2, और उल्टा सीधा करते हो जाओ, उल्टा सीधा करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, नियम लगा के सॉल्व कर दो, ठीक है? हो जाएगा ना? हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? अब देखो अगला एक क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इमेज है, ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है, ठीक है? दो दर्पण रखे हैं, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया? ऑब्जेक्ट। तो देखो इस ऑब्जेक्ट से इसकी पहली किरण जाएगी, गई, इसकी लास्ट की किरण जाएगी, गई, ठीक है? ये इसका फील्ड ऑफ व्यू हो जाएगा। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? देखो ये आपस में यहाँ मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है? यहाँ मिलती है, क्योंकि देखो ये जितने एंगल पर जाएगी उतने एंगल पर निकलेगी, ऐसे तिरछी निकलेगी बिल्कुल, है ना? जितने ये 30 पर आई तो ये 30 पर ही निकलेगी, तो झुकी हुई निकलेगी ना, तो इसके कारण ये इमेज ऐसे बनेगी यहाँ पर, है ना? इसकी इमेज बन गई I1, ये ऑब्जेक्ट है, देखो इससे पहली किरण निकली, जितने पे गई उतने पे निकल जाएगी, ये इसकी लास्ट की किरण जितने पे आई उतने पे निकल जाएगी, इसका ये ऑब्जेक्ट बन जाएगी, अरे यार यहाँ बन जाएगी, ये I2 इमेज बन जाएगी। तो देखो फील्ड ऑफ व्यू ये रहा, फील्ड ऑफ व्यू ये रहा, दोनों का फील्ड ऑफ व्यू समझ आया तुम्हें? तो तुम बताओ एक समय पे क्या दोनों प्रतिबिंब देख सकते हो? गलत। एक समय पे मैं अगर मैं आँख यहाँ रखूँ तो मैं इसे नहीं देख सकता, अगर मैं आँख यहाँ रखूँ तो मैं इसे नहीं देख सकता। अधिकतम समय पर एक ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है, समझ रहे हैं? क्या देखा जा सकता है? एक समय पर अधिकतम प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो देखो तुम्हें अगर देखो अब ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, मेरी बात समझो। देखो दो प्रतिबिंब, अभी अपन ने नंबर ऑफ इमेजेस देखा, दो प्रतिबिंब अगर किस पर रखे हों, दोनों समांतर रखे हों, समानांतर, यानी 180 समानांतर रखे हो 180 डिग्री पर, है ना? डिग्री पर, तो इसका जो इमेजेस बनती है वो अनंत बनती है, लगभग अंदर तक जाती है ना? लेकिन अगर कोई एंगल पर दो प्रतिबिंब रखे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? एंगल पर रखे हों, तो उनकी अपन इमेज फाइंड कर सकते हैं कि इन दोनों से अधिकतम इतनी इमेज बनेगी, अधिकतम इतनी इमेज बनेगी, फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने का एक तरीका होता है। क्या होता है तरीका? देखो मान लो कि दो प्रतिबिंब रखे हैं, इस एंगल पर रखे हैं, ये थीटा एंगल पर प्रतिबिंब रख दिए, तो देखो थीटा एंगल पर ये इमेज रख दी मैंने, ऑब्जेक्ट, है ना? ऑब्जेक्ट। तो इससे जितनी भी इमेज बनेगी उनको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट। तो सबसे पहले थीटा जितना दिया है ना? थीटा दिया है, मान लो थीटा दे दिया, कितना भी थीटा दे दिया, तो तुम्हें सबसे पहले फाइंड करना है 360 बाई थीटा। क्या करो? सबसे पहले ये काम करो, 360 बाई थीटा। अब इससे जो प्रोडक्ट आएगा, इससे जो प्रोडक्ट आएगा वो कोई वैल्यू आएगी, 65 आ सकती है, 60 आ सकती है, 32 आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। अगर वो वैल्यू इवन नंबर आती है, यानी सम संख्या आती है, अगर वो वैल्यू क्या आती है? सम संख्या। अगर वो वैल्यू आती है विषम संख्या, है ना? इन दोनों दो ही चीज आ सकती हैं भाई, है ना? तो देखो सम संख्या आ रही है ना, तो जो वैल्यू आई है, जो प्रोडक्ट आया है 360 बाई थीटा करने पर जो आया है, उसमें से एक घटा दो, इतनी क्या बनेगी? इमेज बनेगी। कितनी बनेगी? इतनी इमेज बनेगी, है ना? इमेज बनेंगी, है ना? है ना? क्या बनेगी भाई? इमेज बनेगी इतनी। सम संख्या, सम संख्या का मतलब जिसमें दो का भाग लग रहा है, ठीक है? जिसमें दो का भाग लग रहा है ना? जिसमें दो का भाग लग रहा है, ठीक है ना? तो
इतनी इमेज बनेंगी। मान लो जैसे 360 में से थीटा घटाने पे 40 आ गया, तो 2 का भाग बनना है, तो 40 में से 1 घटा दो, 39 इमेज बनेंगी। कितनी बनेंगी भाई? 39 इमेज। अब देखो कोई विषम संख्या आ जाए, कोई विषम नंबर आ जाए, 35 आ जाए, 36 आ जाए, कुछ भी ऐसे आ जाए, तो उसमें तुम्हें 2 चीजें समझनी है। क्या चीज समझनी है? अगर दोनों मिरर सिमेट्रिकल रखे हैं, सिमेट्रिकल मतलब उनको एक दूसरे से कटिंग वाली कंडीशन पर रखे हैं, सिमेट्रिकल रखे हैं, जैसे 90 डिग्री पर रखे हैं, 90 डिग्री होते हो 360/90 करो, 9 चौक 36 4, ये तो सम नंबर आ गई, सम नंबर आ गया है ना, ये तो सम नंबर आ गया ना, 9 चौक 36, ये तो सम नंबर आ गया है ना, ये तो सम नंबर आ गया यार। तो देखो इसमें क्या रखना है कि मिरर सिमेट्रिकल रखना है, सिमेट्रिकल। अगर मिरर सिमेट्रिकल ही रखे हैं, जैसे एक्स रखे हैं मिरर, इन दोनों एंगल पर सिमेट्रिकल का मतलब 90 डिग्री लगभग, है ना, सिमेट्रिकल रखे हैं, सममिति में रखे हैं, सिमेट्रिकल रखे हैं, तो सिमेट्रिकल रखे हैं ना, तो उसमें से जो वैल्यू आ रही है 360/90, उसमें से 1 घटा देना है अपन को, इसी की तरह सिमेट्रिकल रखे हैं तो। और अनसिमेट्रिकल यानी असमित रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, ऐसे रखे हैं, तो कैसे भी रखे हो अनसिमेट्रिकली होने चाहिए। तो अपन को क्या करना है, 360 जैसे ये 72 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो 360/72 काट दो, कितनी बन रही है? 5 इमेज बन रही है। कितनी बन रही है? 5 इमेज, सीधी बात है। ठीक है, तो ये तुम निकालना सीख गए, तो तुम्हें अभी ये नोट्स लिखने हैं तमाम, ये लिखो, ठीक है, लिख लिया, ये चित्र बनाओ, ये समझो, है ना, ये क्वेश्चन लिखो, ये वाला अच्छे से लिखो, है ना, फिर हाउ टू फाइंड इमेज लिखो, है ना, इसमें ये फिर लिखो, ठीक है। अब तुम हेडिंग डालो समतल दर्पण में प्लेन मिरर, समतल दर्पण है ना, ये प्लेन मिरर में क्या देगा? वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में, ये प्लेन मिरर नहीं, समतल दर्पण में वेग सिद्धांत, वेग सिद्धांत की वस्तु का वेग कैसे कैलकुलेट करना है। तो तुम्हें मैंने एक चीज सिखाई होगी, एक चीज सिखाई थी मैंने तुम्हें कि हमेशा लंबवत घटक कैलकुलेट करना होता है, हमेशा लंबवत घटक मिरर का। समतल दर्पण पर मैंने तुम्हें कल एक चीज सिखाई थी, है ना, एक चीज सिखाई थी कि समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश की किरण आती है और जाती है, तो तुम्हें उसका जो आने की जो दिशा है, ये आई कैप था, ये इसका -j कैप था, तो ये इसमें जो जाएगा वो, इसको तो समानांतर घटक को कैलकुलेट नहीं करना है, ये आई क्या ही रहेगा, ये j उल्टा हो जाएगा, -j था तो +j हो जाएगा। कौन सा घटक? लंबवत घटक। तो अभी भी अब देखो, ये तो घटक थे, तो इसको आता हुआ ऑब्जेक्ट समझो, आता हुआ ऑब्जेक्ट समझो, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब तुम ऑब्जेक्ट को इस एंगल पर ला रहे हो, तो घटक कौन सा चेंज होगा? सिर्फ जे कैप वाला, मतलब लंबवत घटक चेंज होगा। क्या होगा? लंबवत घटक चेंज होगा, सीधी सी बात है। तो देखो, तो पहला इसमें वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इन प्लेन मिरर देख रहे हैं अपन। देखो क्या देख रहे हैं अपन, वेलोसिटी तो सबसे सीधा और सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है कि दर्पण तो स्थिर है, दर्पण रेस्ट पर है, और ऑब्जेक्ट क्या हो? गति कर रहा हो। तो पहला है दर्पण स्थिर हो, है ना, तो दर्पण स्थिर है। मान लो ये दर्पण तो तुमने कर दिया स्थिर, ठीक है, दर्पण कर दिया तुमने स्थिर। अब इस दर्पण में ये जो ऑब्जेक्ट है, ये v0 वेग से गति कर रहा है, वेग से गति कर रहा है, तो इसके 2 घटक होंगे, एक तो ये होगा v0 समानांतर और लंबवत, ये तो लंबवत घटक है, ये होगा इसका v0 समानांतर, इस घटक को नहीं छेड़ना है, ये इमेज बना दो यहाँ पर,
है ना। तो इसमें तो ये इमेज इधर आती हुई दिखेगी, है ना। तो देखो इसमें जो वी नॉट समानांतर घटक है उसको तो छेड़ना नहीं है, वो तो ऐसे की ऐसे ही जाएगा। घटक ये थीटा कोण पर क्या है, लंबवत घटक, तो इसको कर दो ऐसे, ये इसका वी इमेज हो जाएगी और ये वी इमेज लंबवत हो जाएगा और ये थीटा कोण पर हो जाएगा। समझ आई बात। तो देखो ये जे केप में है, ये देखो अब इसका देखो ये एंगल प्लस एक्स कैप में है तो ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस एक्स कैप में। ये प्लस जे कैप में है तो ये माइनस जे कैप में। वो इसकी सिमती पर निर्भर करेगा, ये एक्स जेड तल में रखा है, वाई जेड तल में रखा है, एक्स वाई तल में रखा है, कहाँ रखा है। ठीक है, समझ आई बातें, आ गई ना, आ गई ना भाई, आई कि नहीं आई। तो देखो इसमें इसके घटकों को लिखो, तो देखो तो सीधी बात है वी नोट किस किस में रखा है, वी नोट लंबवत घटक, लंबवत घटक किसका है, आई कैप का, प्लस वी नोट समानांतर घटक जो है जे कैप में, दोनों देखो प्लस में है, प्लस डायरेक्शन में। अब देखो वी इमेज का लिखो, वी इमेज का लिखो तो देखो वी नोट समानांतर घटक तो ये तो वाई में है, ये एक्स कैप में, आई कैप में ये माइनस में है, वी इमेज लंबवत घटक माइनस आई कैप में है, प्लस वी इमेज समानांतर घटक है वो प्लस जे कैप में है, किसमें है, जे कैप में है, प्लस में। ठीक है, ये माइनस में ये चेंज, मैंने क्या बोला, लंबवत घटक चेंज होगा। लिखो, लिख लिया, बढ़िया। क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन है फाइंड वी इमेज, फाइंड करनी है, और एक और चीज फाइंड करनी है, वी इमेज ऑब्जेक्ट बाय इमेज, वी इमेज ऑब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि वेलोसिटी इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज का वेग, ये तो इमेज का वेग है, ये ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज का वेग है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के सापेक्ष इमेज का वेग है। तो देखो मिरर, यार ये रेड कलर कुछ ज्यादा ही बेकार नहीं लग रहा है क्या, है ना। मिरर, अब देखो क्वेश्चन में ये ऑब्जेक्ट जा रहा है 45 के एंगल पर, ठीक है, ये वी ऑब्जेक्ट है, क्या है, वी ऑब्जेक्ट कितना है, 10√2। तो देखो ये वाला घटक तो चेंज होगा नहीं, ये वाला घटक, ठीक है। तो देखो वी ऑब्जेक्ट ये 10√2 है, 45 डिग्री के एंगल पर है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, क्योंकि cos 45 और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो 10√2 मल्टीप्लाई 1/√2, 10 10 आ जाएगा, तो ये 10 ये 10। ठीक है, तो ये वाला घटक इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा इधर 10, ये हो जाएगा इधर 10, ये हो जाएगा 10√2। तो देखो वी ऑब्जेक्ट लिख दो, क्या है, 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, लिख दिया। आई कैप जे कैप दोनों पॉजिटिव डायरेक्शंस में है। ठीक है, ये देखो इसमें वी इमेज, देखो वी इमेज, ये आई कैप ये जे कैप, देखो तो ये आई कैप माइनस में है, 10 माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो ये तो लिख दिया तुमने वी ऑब इमेज, इमेज लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। तो वी ऑब्जेक्ट विद रेस, अपन को ये और लिखना है, वी इमेज विद रेस्पेक्ट टू ओ, तो सीधा सा बात है वी इमेज में से वी ऑब्जेक्ट घटा दो, क्या है, वी इमेज में से वी ऑब्जेक्ट घटा दो, वेक्टर में घटाना है क्योंकि ये सारे वेक्टर में है। तो देखो वी इमेज कितना है, -10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। अब वेक्टर में तुम्हें घटाना नहीं आता तो चूल्हा में पड़ के डूब के मर जाओ, है ना, सीधा तरीका सही है, +10 जे कैप, सीख लो कतो सीख लो, माइनस, माइनस से माइनस गया, अरे सॉरी ये तो जुड़ जाएगा, -20 आई कैप, इससे ये गया -20 आई कैप, ये क्या है, ये है वी इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट -20 आई कैप। समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया, समझ आया।
क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कर लो भाई, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रहा। अरे नोटबुक में देख लो, नोटबुक में देखो लो, ये देखो, ये रहा। आ रहा है कुछ समझ में? बेवकूफ। देखो, वस्तु और दर्पण दोनों गति कर रहे हों तो अपन को क्या करना है भाई? क्या करना है भाई? वस्तु और दर्पण दोनों गति कर रहे हैं तो क्या करना होता है? तो आज यार कुछ ज्यादा तो नहीं बना दिया मैंने तुम्हें, ज्यादा तो कहाँ पढ़ाया है यार, 2 पन्ने से चिट्ठे बनाए। चैप्टर तो बहुत बड़ा है। चैप्टर तो बहुत बड़ा है भाई। चैप्टर तो काफी बड़ा है। चलो आज के लिए इतना ही काफी, तुम्हारा दिमाग नहीं फट जाएगा। वैसे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही होते हैं। चलो आज के लिए काफी है।